ओके सो हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन देख रहे थे। 30 क्वेश्चन देख चुके थे एयर एंड ऑक्सीजन का। अब आगे हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है लेवल 1 के उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगर देखेंगे। बाकी अगर आप लोग को लगता है तो लेवल 2 भी कराया जाएगा, लेवल 3 भी, जो भी हो। सो क्वेश्चन नंबर 31 विच इंक्रीज, हालांकि ऐसे कॉपीराइट आ सकता है लेकिन देखते हैं क्या होता है। विच इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर था हमारा एटमॉस्फेयर का। पहला लेयर क्या था? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा मेसोस्फेयर। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा। ये इंक्रीजिंग हाइट है। हाइट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और चौथा आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, चौथा थर्मोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है, अब सबको पता है, तो कॉमन फैक्ट है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर पहले क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसके बाद इंक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की बात होती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सेकंड लेयर में टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रहता है और बाद में इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर क्या करता है कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और इस ऑब्जर्वेशन के चलते आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा डिक्रीज नहीं होगा, तीसरा सेम नहीं होगा और चौथा फर्स्ट डिक्रीज एंड इंक्रीज ये भी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्ट्रेटोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है। जो पहला वाला लेयर है जिसमें हम और आप सब रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड, हाइट में, टेम्परेचर डिक्रीजिंग करता है। और आपको याद है कितना करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और उसके बाद इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके चलते आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देता है। बहुत ज्यादा नहीं सही, 10 डिग्री सेल्सियस का रेंज रहता है, लेकिन हाँ इंक्रीज जरूर करता है। तो इसका हमारा आंसर वो ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मीन ये एनटीएससी वगैरह में ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, ओलंपियाड्स वगैरह में। क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि ठीक है ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं एल्टीट्यूड के साथ साथ, तो हो सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में डिक्रीज करे, और बहुत लोग बी ऑप्शन टिक करके आएंगे, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओ भाई कहाँ गए? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर। 32 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस कंबशन में जाएगा? ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो, कंबशन स्टार्ट कर दे, फायर कैच कर ले। तो इसमें कौन है जो रूम टेम्परेचर पे फायर कैच करे? एलपीजी? नहीं, एलपीजी कैसे? अगर ऐसा होता तो एलपीजी खाना बनाने के लिए यूज ही नहीं करते। पता चला जैसे ही एलपीजी, जैसे ही सिलेंडर को खोला आग अपने आप लग गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। वो तो लाइटर आप माचिस जलाते हो तब उसमें आग लगता है। तो एलपीजी भी स्पॉन्टेनियस कंबशन में नहीं आता है। हालांकि बहुत लोग पहला ऑप्शन ही सही मार के आएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, गलत। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसमें हीट करना पड़ता है और ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। तीसरा बर्निंग ऑफ कैंफर, कैंफर मतलब कपूर होता है, तो इसमें भी हीट करना पड़ता है। हाँ, कैंफर रूम टेम्परेचर पे मेल्ट जरूर कर जाता है, सब्लिमेशन में जाता है, लेकिन ये बर्न नहीं करता है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन इसको नहीं कहेंगे। अब बचता है चौथा ऑप्शन, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही सही है। क्या है? बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। आपको पता है ना फॉस्फोरस मेनली क्या होते हैं? रेड और व्हाइट कलर के होते हैं। बताया था ना, फॉस्फोरस रेड और व्हाइट दो कलर के होते हैं। रेड फॉस्फोरस आप लोग का माचिस में यूज होता है, बताया था ये चीज। और ये भी बताया था, एक चीज और बताया था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको बताया था कि जो फॉस्फोरस होता है, एक मिनट यहाँ पर मुझे लिखने दो। फॉस्फोरस का आपका जो वो क्या बनाता है? P2O5 बनाता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। जब भी फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन में जाता है, तो क्या बनाता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। ये याद है आप सबको? यहाँ पर ये रिएक्शन में लिखता हूँ, 4P + 5O2, ये मिलकर क्या बनाता है? 2P2O5 ये बनाता है ना, इसी को बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन होता है एकदम रूम टेम्परेचर पे होता है। आई मीन आप सोच नहीं सकते इतना जल्दी, मतलब कोई माचिस या आग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल जैसे ही फॉस्फोरस हवा में आएगा, आप सराउंडिंग में उसको लाओगे, वो अपने आप क्या होगा? वो जलना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन पे होता है, ये रूम टेम्परेचर पे होता है, तो लिख लेना। और फॉस्फोरस मेनली दो तरह के होते हैं, और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं? P2O5 को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहाँ हो गया?
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 32 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स रेडिश पाउडर। रेडिश पाउडर याद है जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे किसके साथ, मेटालिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सोडियम के बारे में देखा था, हमने फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, आयरन, ये सब का रिएक्शन पढ़ा था ऑक्सीडेशन में। तो वो कौन सा, इस चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने से रेडिश पाउडर बनाता है। तो ऑफ कोर्स आंसर इसका क्या होगा, आयरन होगा, एफी, आयरन एफी लिखा हुआ है, ठीक है, आयरन, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्यों, क्योंकि आयरन हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता था, फेरिक टेट्राऑक्साइड। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ, हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा था, अगर आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, इस रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूँ तो फेरिक टेट्राऑक्साइड बनता था कैसे, देखो 4Fe प्लस 2O2 क्या बनाता था, 4Fe प्लस 2O2 क्या बनाता था यहाँ पर, Fe3O4, और ये क्या बनाता था, ये रेडिश कलर का होता था, रेडिश, ठीक है, रेडिश कलर का पाउडर होता था और बहुत ही क्रैकलिंग साउंड होता था, इसी को फेरिक टेट्राऑक्साइड कहते हैं। एट हाई टेम्परेचर आयरन गिव्स रेडियम ब्राउन पाउडर विद क्रैकलिंग नॉइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक टेट्राऑक्साइड और फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, दोनों एक ही चीज है, फेरिक टेट्राऑक्साइड कहो या फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहो, और यही है Fe3O4 फेरिक टेट्राऑक्साइड अगर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर हाई है, रेडिश कलर देता है, रेडिश पाउडर बनाता है। तो आपको पता हो गया कि कौन सा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स रेडिश पाउडर ऑन द रिएक्शन विद O2 एट हाई टेम्परेचर, तो हमारा आयरन हो गया, जिंक नहीं होगा, ये लेड भी नहीं होगा, और ये एसएन क्या होता है, एसएन को टिन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में हो सकता है तो टिन का एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक मास लिखो, अगर आपको पता है तो, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आई मीन और बहुत जल्दी मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आपको पता है और आपने इसको टिक कर दिया तो आपको कोई भी एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, सीबीएसई, आईसी, एनटीएससी, ओलंपियाड, जो भी हो, सब में मार्क्स मिल जाएगा। इसमें कोई मैथ नहीं है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, आपको याद है तो आपको तुरंत, और इसमें कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, तो इसीलिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है। 34 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स। व्हाइट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब कि स्फेयर टाइप का, ओके, स्फेरिकल, ये चमकदार, ठीक है, स्फेरिकल, छोटे छोटे बॉल्स जो चमकीले हों, इस तरह से। तो आपको याद है ना, इसका आंसर और कोई नहीं बल्कि ऐसा सिल्वर ऑक्साइड ही फॉर्म करता था, ये देख रहे हो, 2Ag2O को हिट करते थे तो क्या मिलता था, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन मिलता था, ठीक है। और किसी में भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शाइनिंग व्हाइट क्या हो, ग्लोब्यूल्स हो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले वाले में क्यों क्या मिलता है, पहले वाले में मिरर लाइक है, ठीक है, ये मिरर लाइक हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। पहले वाला जो रिएक्शन है, मरकरी ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो टेस्ट ट्यूब जो है उसके निचले वाले भाग में क्या होता है कि मिरर लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स पूछ रहा है। तो शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स केवल जब हम सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं, मरकरी ऑक्साइड को हीट करने पर मिरर लाइक आपको फॉर्मेशन मिलेगा टेस्ट ट्यूब में, लेकिन जब सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स मिलता है। तो इसको याद रखना, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ये है। तो मैं टिक करते जा रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, द रेशियो ऑफ KClO3 एंड MnO2। KClO3 को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, और MnO2 को मैग्नीज ऑक्साइड। तो द रेशियो ऑफ KClO3 एंड MnO2 टेकन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन हम लोग 3 प्रकार से प्रिपेयर किए थे, हम लैब के बारे में बात करते हैं, जनरल फॉर्मेशन भी पढ़ा था हमने ऑक्सीजन का, लेकिन लैब में भी हमने पढ़ा था। तो लैब वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में, जरा देख लेते हैं। लैब में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो H2H2 के माध्यम से, ये पहला तरीका, ठीक है। H2H2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब MnO2 के प्रेजेंस में हीट करते तो क्या देता था, ऑक्सीजन प्लस क्या देता था, वाटर देता था, यही था ना। एक बार चेक कर लो इसको कि कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या था हमारा, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते थे तो हमें क्या मिलता था, KClO प्लस हमें क्या मिलता था, O2 मिलता था, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या था, K2MnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते थे तो क्या मिलता था हमें, K2 क्या मिलता था, KMnO4, हमें क्या मिलता है, पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम मैग्नेट को हीट करते थे
K2MnO4, एक मिनट, यहाँ पर K2MnO4 नहीं होगा, यहाँ पर KMnO4 होगा। यहाँ पर क्या होगा? KMnO4 होगा, यहाँ पर KMnO4 होगा। इसको एक बार लिख लेना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर KMnO4 को जब हीट करते थे तो क्या मिलता था? K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ये तीनों केस में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है कि नहीं? ये 3 मेथड हमने पढ़े थे ऑक्सीजन गैस का, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हमने, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हमने। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट, ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, और हीट करते हैं तो क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो 3 तरीके से हमने पढ़ा था, और हमने ये भी बताया था कि ये पहला वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हीटिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हीटिंग नहीं करना पड़ता है, बाकी दोनों प्रोसेस में हीटिंग करना पड़ता है, इसलिए पहले वाले को ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग लेबोरेटरी में अगर ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करना हो। और कैसे चेक करते थे ऑक्सीजन के लिए? तो 4 तरीके थे ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के, अगर देखें तो पहला लिटमस टेस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एक न्यूट्रल गैस है, तो रेड लिटमस पेपर लो या ब्लू लिटमस पेपर लो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो ऑक्सीजन गैस है तो लिटमस टेस्ट हो गया, ये उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था लिटमस टेस्ट पे, अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन चेक करने का मैं बता रहा हूँ। दूसरा NO2 जो गैस है, ठीक है, NO2 जो भी वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है, NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है, जो सोल्यूशन है, वो ब्राउन हो जाता है जब ऑक्सीजन गैस उसमें मिलता है। तो अगर कोई गैस को अगर आप नाइट्रस डाइऑक्साइड में मिला रहे हो और अगर वो ब्राउन हो गया, इसका मतलब उसमें क्या मिला है? ऑक्सीजन गैस। ये हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे कैसे। और फिर रीकिंडलिंग ऑफ स्प्लिंटर, अगर किसी मोमबत्ती या किसी जलते हुए चीज को अगर आप ऑक्सीजन गैस के पास ले जाओ, ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा जलने लगता है जैसे धधक उठा हो, तो रीकिंडलिंग ऑफ स्प्लिंटर। तो इन सब में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रीकिंडलिंग ऑफ स्प्लिंटर, ठीक है, स्प्लिंटर मतलब कोई ऐसा मोमबत्ती या फिर कोई जहां पर कोई फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम आप समझ रहे, फ्लेम। और चौथा क्या था? पायरोगैलोल, ठीक है, पायरोगैलोल क्या होता था? वो भी ब्राउन में बदल जाता था। पायरोगैलोल आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसको बताया C6N6O3 कुछ उसका पायरोगैलोल का फॉर्मूला था। तो आपको किधर गया? एक मिनट, C6N6O3। तो पायरोगैलोल भी एक ऑक्सीजन को पायरोगैलोल टर्न्स अल्कालाइन डायग्राम, पायरोगैलोल क्या होता था? डार्क ब्राउन में चेंज होता है। अगर पैरोगैलोल में ऑक्सीजन गैस मिला होगा तो डार्क ब्राउन में चेंज होता है। ये 4 तरीके टेस्ट हमने बताए थे क्या? ऑक्सीजन के। तो ये जो भी तीनों एक्सपेरिमेंट हुए, इसमें जो भी ऑक्सीजन निकला तो हम लोग क्या कहा लेते थे? इसको किसी मोमबत्ती के पास या किसी स्प्लिंटर के पास, और वो क्या होता था? स्प्लिंटर रिकिंडल हो जाता था, यानी थोड़ा धधक उठता था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है कंबशन के लिए, और अगर हम उसे स्प्लिंटर के पास ले जाए, फ्लेम के पास ले जाए, तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो रिकिंडल हो जाएगा। तो ये टेस्ट था उसका। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा हमारा, और यहाँ पर KClO3 प्लस MnO2 को 4:1 के रेशियो में लेते थे, इसको याद रखना। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, वैसे इसमें बताया भी गया था इसको, ठीक है। तो एक बार फिर से लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन भी सारा रिवीजन हो गया। 36 क्वेश्चन नंबर, व्हेन अमोनिया इज बर्न्ड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन व्हिच गैस इज इवॉल्व? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा। आपको याद है अमोनिया को क्या लिखते हैं? NH3 को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसको बर्न करते हैं, क्योंकि जहां जहां कंबशन होगा, जहां जहां बर्निंग होगा, वहां वहां ऑक्सीजन उस कंपाउंड के साथ मिल रहा है। इतना ही बात है, ऐसा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन के साथ किसी और तरीके से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अमोनिया जब बर्न होता है तो ऑफकोर्स वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्योंकि जहां जहां बर्निंग है वहां वहां ऑक्सीजन है। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा उस समय, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता था? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता था। और ये रिएक्शन भी आपको याद होगा, ऐसा अगर आपको रिएक्शन याद हो, जब अमोनिया को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, NH3 को जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हम लोग रिएक्शन करवाते थे तो क्या मिला था? N2+, अगर किसी को याद है तो बताओ, N2+6 मतलब N2+H2 मिलता था। मैं जानता हूँ ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरा बैलेंस करने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लिमिटेड सप्लाई लिखना, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है? N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस मिलता है। लेकिन अगर इसी अमोनिया को
पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट लिखना, सफिशिएंट सप्लाई, ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O मिलता है, याद रखना इसको। अगर लिमिटेड सप्लाई में अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलता है, लेकिन अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ या बर्न करते हैं अमोनिया को तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है। ये फर्क था। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, N2 होगा, NO नहीं होगा, पहला नहीं होगा, न दूसरा होगा, न चौथा होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। किसका, 36 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, पक्का पक्का। अगर यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई लिखता तब हमारा ऑप्शन ए सही होता। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑन हीटिंग। ओके, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर ऑक्साइड मिलता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले कौन कौन से कंपाउंड है, लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये तीसरा क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, चौथा क्या है, ये चौथा हमारा सोडियम नाइट्रेट है, यही ना, नाइट्रेट है, Na आपको याद है ना, NaNO3 नाइट्रेट है। तो पूछ रहा है कि विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑन हीटिंग। ऑक्साइड पूछ रहा है, ना कि ऑक्सीजन गैस कह रहा है, क्योंकि इन सभी कंपाउंड को हीट करोगे ना तो ऑक्सीजन गैस जरूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर ऑक्साइड गैस मिलता हो। ठीक है, तो सबसे पहले PbO2 को हीट करते हैं। तो PbO2 को हीट करेंगे, यहां पर हमारा PbO2 को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलता था, PbO प्लस O2। ठीक है, Ag2O को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सिल्वर ऑक्साइड को, या फिर इसको डाई सिल्वर ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हर एक ऑक्सीजन एटम से 2 सिल्वर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलता था, Ag प्लस O2 सीधा मिलता था। फिर हमें KNO3 को हीट करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KNO3 को हीट करते थे, सबको हीट है, तो क्या मिलता था, KNO2 प्लस O2। और अगर NaNO3 को हीट करते थे तो क्या मिलता है, NaNO2 प्लस O2। अब ये चारों रिएक्शन में आप देखो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्साइड मिल रहा है, केवल पहला, इसमें देख रहे हो लेड ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, इसको लेड डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, PbO2 को लेड ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, लेड डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, आई एम सॉरी, लेकिन इसमें लेड डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। और लेड डाइऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलता है। ऑक्सीजन गैस चारों रिएक्शन में मिल रहा है, लेकिन हमें वो वाले रिएक्शन देखना है जिसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरे वाले में तो केवल सिल्वर बनना है, तीसरे वाले में तो क्या बन रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं, KNO2 को पोटेशियम नाइट्राइट पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रेट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्राइट। तो केवल पहले वाले रिएक्शन है जिसमें हमें एक ऑक्साइड मिल रहा है, और ये ऑक्साइड का नाम क्या है, लेड ऑक्साइड नाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है यार, हर एक क्वेश्चन ही अच्छा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अमूमन हर मेटल लगभग ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन 2 मेटल ऐसे थे जो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते थे। आपको याद है कौन कौन से, गोल्ड और प्लेटिनम, है ना, गोल्ड और प्लेटिनम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम तो करता ही है, आयरन भी करता है, Fe2O3 बनाता है, Fe3O4 बनाता है, एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है, मैग्नीशियम MgO बनाता है, और क्या चाहिए। तो हमारा आंसर डी हो गया, 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज रिमूव्ड बाय पासिंग एयर थ्रू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कितना बार देखा था कि एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, क्या देखा था हमने, क्या देखा था, ध्यान दो, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे। आपको पता है ना कि एयर में सारे गैसेस हैं, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे। ठीक है, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते थे, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई सारे इनर्ट गैसेस हैं, जैसे ऑर्गन है ना, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो इनर्ट गैस नहीं है लेकिन हाइड्रोजन भी है, CO2 है। तो ये सभी गैसेस को अलग करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में,
तो अगर मुझे एयर से ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? तो एक तो सिंपल प्रोसेस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का मतलब ये होता है कि एयर की जो कंपोनेंट्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इस चीज का फायदा उठाकर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। और हमने देखा भी था। तो सबसे पहले हम डस्ट को सेपरेट करते हैं, उसके बाद CO2 को सेपरेट करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते अंत में हम लोग हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे करके हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके बाद फिर सिंस नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो सबसे पहले इवापोरेट हो जाता है और बचता क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस बचता है। तो ये चीज हमने पढ़ा भी था और आपके बुक में भी दिया हुआ। तो यहाँ पर हम केवल ये देखेंगे कि CO2 को कैसे अलग करते हैं इससे, तो और कुछ नहीं बल्कि इसको कास्टिक सोडा से पास करवाकर CO2 को अलग करते हैं। आप में से जो भी देख रहे हो तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। तो कास्टिक सोडा से पास करवाते थे या फिर इसी को कास्टिक पोटास भी कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी की बात कर रहा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो वाटर वेपर को अलग करते हैं। अच्छा, एयर में वाटर वेपर भी होता है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। काफी सारे वाटर वेपर भी होते हैं और वाटर वेपर एक ग्लोबल वार्मिंग गैस, आपको पता है ना। वाटर वेपर हीट एनर्जी, जो सोलर रेडिएशन से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अमोनिया बहुत लोग को पता नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज रिमूव्ड बाय पासिंग एयर थ्रू कास्टिक पोटास। और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 किसके लिए? तो वाटर वेपर को अलग करने के लिए। एनहाइड्रस CaCl2 ये भी वाटर वेपर को अलग करने के लिए। और फिल्टर्स ये डस्ट पार्टिकल्स के लिए। लेकिन CO2 के लिए कौन है? कास्टिक पोटास है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए मिरर लाइक सरफेस। देखो ये आ गया ना। एक क्वेश्चन में हमने ये देखा था ना कि क्या देखा था, एक क्वेश्चन में हमने व्हाइट ग्लोब्यूल्स है ना, शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स दिख रहा है, शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स। तो शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स किस में होता है? सिल्वर डाइऑक्साइड में, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, या फिर डाई सिल्वर ऑक्साइड आप इसको पढ़ सकते हो। शाइनिंग इसको जब हीट करते हैं तो Ag+O2 यही Ag जो है व्हाइट ग्लोब्यूल्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारा? मिरर लाइक सरफेस, देख रहे हो, मिरर लाइक सरफेस, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मिरर लाइक सरफेस, देख रहे हो, मिरर लाइक सरफेस नियर द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो कौन सा कंपाउंड है? विच द फॉलोइंग रिएक्शन एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मिरर लाइक सरफेस नियर द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल है। जब हम सोडियम में सोडियम बोल रहा हूँ, मरकरी को ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमारा क्या देगा? मिरर लाइक। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ना, ये देख रहे हो, यहाँ पर हमने लिखा भी था मिरर लाइक सरफेस। हालांकि इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 था, क्योंकि शाइनिंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स के बारे में पूछा था। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यही होता है, मरकरी के ऑक्साइड को हीट करते हो, रिएक्शन लिख सकते हो। HgO को जब हीट करते हो ना तो क्या मिलता है? Hg+O2। यही जो है ना टेस्ट ट्यूब के साथ चिपक कर एक मिरर लाइक सरफेस बनाता है। यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब में आप अपना चेहरा या कुछ देखोगे तो आपको अपना चेहरा जैसा देखने लगेगा, मिरर लाइक सरफेस। अरे बस समझ में ये हो गया। तो हम मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो मिरर लाइक सरफेस बनता है, ठीक है। अब आते हैं आगे 41 क्वेश्चन नंबर। 41 क्वेश्चन में क्या पूछा? यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आफ्टर एलिमिनेटिंग द इम्प्योरिटीज, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर से ऑक्सीजन को निकालना। तो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आफ्टर एलिमिनेटिंग द इम्प्योरिटीज इन ऑर्डर दैट इज एट फर्स्ट डस्ट पार्टिकल। फर्स्ट में डस्ट पार्टिकल को अलग करते हैं, देन वाटर वेपर को अलग करते हैं, उसके बाद CO2 को अलग करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन अरेंज द प्रोसेस गिवन बिलो इन सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस अरेंज करना है, ठीक है। 4 प्रोसेस दिया हुआ है, कौन सा प्रोसेस सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, इसको अरेंज करके हमें सही करेक्ट आंसर चुनना है। तो चलो इसको चुनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डस्ट पार्टिकल अलग करना होगा, और डस्ट पार्टिकल को अलग करने के लिए क्या करेंगे? पासिंग द एयर थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर, ठीक है। सबसे पहले डस्ट पार्टिकल को अलग करेंगे। तो पहले फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। बस मारो आगे चलते बनो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन हम आगे भी देखते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे? पासिंग द एयर थ्रू एनहाइड्रस CaCl2। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेता है और एयर से वाटर वेपर को अलग कर देता है, जो कि हमें चाहिए भी। तो एनहाइड्रस CaCl2 का इस्तेमाल इसके लिए होता है बहुत जगह। तो कहीं भी केमिस्ट्री में अगर एनहाइड्रस CaCl2 का यूज हो रहा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का यूज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब वाटर वेपर से अलग करना है रिएक्शन को, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो 4 के बाद कौन सा स्टेप होगा? 5 स्टेप होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 1 स्टेप, पासिंग द सैंपल ऑफ एयर थ्रू कंसंट्रेटेड NOH। कंसंट्रेटेड NOH है ये जो कास्टिक पोटास या आप सोडियम पोटास या जो भी पढ़ रहे होते ना, कास्टिक सोडा या जो भी, ये कंसंट्रेटेड NOH ही होता है। तो इससे क्यों पास करवाते हैं? ताकि CO2 अलग हो जाए। और फिर उसके बाद किससे पास करवाएंगे? रिपीटेड कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब डस्ट पार्टिकल को अलग कर लिया, वाटर वेपर को अलग कर दिया, CO2 को अलग कर दिया, उसके बाद क्या होगा? रिपीटेड कंप्रेशन,
सेकेंड वाला प्रोसेस होगा, सेकेंड वाला रिपीटेड कंप्रेशन फॉलोड बाय सडन एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ताकि लिक्विफिकेशन कर सके। किसका लिक्विफिकेशन? उसमें जो ऑक्सीजन है, उसमें जो नाइट्रोजन है। और तो इसके लिए रिपीटेड कंप्रेशन फॉलोड बाय सडन एक्सपेंशन। और उसके बाद अंत में तीसरा वाला प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कितना होता है? लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा कुछ है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है बता दो? -183 डिग्री सेल्सियस होता है ना ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देख रहे हो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, -196, तो इसीलिए कम है। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवेपोरेट कर जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इस तरह से पहले फोर्थ प्रोसेस, फिर फिफ्थ, फिर 1, फिर 2, फिर 8, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा किसका? 41 क्वेश्चन नंबर का। तो ये हमसे और कुछ नहीं बल्कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नॉलेज हमसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट और ऑक्साइड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेशियो ऑफ मेटल एटम, रेशियो ऑफ मेटल एटम टू ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम इज हीटेड इन प्रेजेंस, तो जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो क्या बनता है? MgO बनता है। आयरन produces a reddish brown powder with a crackling sound when it is heated at higher temperature। तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? Fe3O4। याद है ना, फेरिक टेट्राऑक्साइड Fe3O4। तीसरा, सोडियम अंडरगोस ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर, क्या बनाता है? Na2O। फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये क्या बनाता है? Al2O3। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ मेटल एटम टू ऑक्सीजन एटम। तो पहले वाले में क्या है? मेटल एटम एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ MgA में कितना नंबर ऑफ मेटल एटम है? एक है, Mg है, और एक मेटल एटम ऑक्सीजन है, तो रेशियो कितना हो गया? 1/1, यानी 1:1 हो गया। दूसरे में Fe3O4 है, तो एक मॉलिक्यूल फेरिक टेट्राऑक्साइड में कितना आयरन एटम है? 3 है, और कितना ऑक्सीजन एटम है? 4 है, तो 3:4 का रेशियो हो गया। ओके, तो 3/4 को कितना लिख सकते हो आप लोग? 3/4 कितना होता है? इसको आप सोचो कि 28 है, और 0.75 आप कह सकते हो, है ना, 0.75 लगभग। ठीक है, ये 0.75 के बराबर हो गया रेशियो। तीसरा, सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो एक Na2O मॉलिक्यूल में कितना सोडियम एटम है? 2, और कितना ऑक्सीजन एटम है? 1, तो क्या लिखेंगे? 2/1, 2/1 यानी 2 के बराबर हो गया। और चौथा क्या है? Al2O3, तो Al2O3 में एल्यूमिनियम कितना है? 2, ऑक्सीजन एटम कितना है? 3, तो कितना हो गया? 3 6 18, यानी 0.6 कुछ हो गया ना लगभग। तो देख रहे हो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, यानी सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा किसका है यहाँ पर? एल्युमिनियम वाला, चौथा सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है? आयरन का 0.75, उसके बाद उससे बड़ा कौन है? मैग्नीशियम का 1 है, और इसके बाद ये जो रेशियो की बात कर रहा हूँ, और तीसरा है 2 है इसका रेशियो, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रेशियो पहले का 1 है, रेशियो नंबर ऑफ मेटल एटम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट ऑक्साइड, ये पूछ रहा था। तो पहले तो ये हमारा 4:1:3 हमें एक्सेंडिंग ऑर्डर में समझाना था, डिसेंडिंग में नहीं। ठीक है, असेंडिंग में, अगर डिसेंडिंग में सजाना होता तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होता, लेकिन हमें डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग में सजाना है, तो 42 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज गिवन बिलो, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्टीट्यूड। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला लिखूंगा। तो सबसे नीचे कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का देखो तो चौथा नहीं है ट्रोपोस्फेयर। द कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर प्लेज ए मैग्निफिशिएंट रोल इन दिस लेयर। आपको पता है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन इसी में होता है ट्रोपोस्फेयर में, थंडर स्टॉर्म आते हैं इसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। कन्वेक्शनल करंट आपको पता है, तो ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे का लेयर होता है, यानी सबसे पहले 4 लिखूंगा, तो 4 तो दोनों में है। उसके बाद कौन सा होगा? the layer in which the temperature increases with altitude। ठीक है, एल्टीट्यूड नहीं होगा, ये क्या लिखे यहाँ पर? एल्टीट्यूड लिख लो, एल्टीट्यूड, ALTITUDE। द लेयर इन विच द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। आपको पता है कौन सा ऐसा कौन सा लेयर होता है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा देर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करता है? ये और कोई नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इनफैक्ट इस वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो इसी के बारे में था। तो आपको पता नहीं कि ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर ही आता है, इसका मतलब 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2 दोनों में है। अब आते हैं इसके बाद मेसोस्फेयर आएगा। मेसोस्फेयर में क्या होता है? The layer of the atmosphere in which the number of molecule is less but they are sufficient to burn the meteoroids। ये मेसोस्फेयर में ही होता है, मेसोस्फेयर में। ठीक है,
तो इसके बाद 4 2 1 3 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 3 क्यों, द लेयर विद द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल। आपको पता है ना थर्मोस्फेयर में लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये सबसे ऊंचा का लेयर होता है और ये बहुत हीटेड होता है क्योंकि ये इंटेंस सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए थर्मोस्फेयर सबसे ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर का लेयर होता है। तो सबसे नीचे कौन है, ट्रोपोस्फेयर है, ये 4। उसके बाद सबसे ऊपर कौन है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर और उसके बाद थर्मोस्फेयर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही। सी मत मार के आ जाना, सी सही करके मत आ जाना, ठीक है। ओके सो अब क्या बचा, ओके अब 2 ही क्वेश्चन बचा, इसको कर लेता हूँ लेवल 1 में। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फास्फोरस है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द ऑक्साइड ऑफ, तो आपको पता है ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस P2O5 होता है, और अगर इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एसोसिएटेड विथ वन मेटालिक एटम, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो P2O5 में हर एक 2 फास्फोरस पे 5 ऑक्सीजन है, यानी हर एक फास्फोरस पे कितना ऑक्सीजन है, 5/2 यानी 2.5 ऑक्सीजन एटम है ना। P2O5 में हर एक फास्फोरस एटम पे कितना ऑक्सीजन एटम है, 2.5 यानी 2.5 ऑक्सीजन एटम है, देख रहे हो। अच्छा बी, द कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक विथ द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कोक को यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अति करते हो तो CO2 बनाता है, इस तरह कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद करना। लेकिन हमें कंप्लीट यानी कंप्लीट में तो CO2 हो जाएगा, ठीक है, CO मत ले लेना, CO2। अब CO2 में हर एक कार्बन नॉन मेटल है, तो हर एक कार्बन पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा में 2 हो जाएगा। तीसरा में एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोवाइडेड टू ए 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ये क्या बनाता है, आपका NO बनाता है ना, याद है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यानी कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड में हर एक नाइट्रोजन एटम पे कितना ऑक्सीजन एटम है, 1 है, तो यहाँ तीसरा का 1 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एसोसिएटेड विथ वन नॉन मेटालिक एटम, ओके। चौथा क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है या बर्न करता है तो क्या बनाता है, SO3 बनाता है। आपको याद है सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करवाता है तो ये क्या बनाता है, SO3 ओनली इन ट्रेसेस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हर एक सोडियम एटम, सोडियम क्या है, नॉन मेटल, याद करो, फास्फोरस, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नॉन मेटल्स। तो यहाँ सोडियम भी नॉन मेटल, तो हर SO3 में हर एक सोडियम नॉन मेटल के लिए कितना ऑक्सीजन एटम जुड़ा है, 3 जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो पहले वाले में 2.5, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में 3। अब इसको किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किस में है, तीसरा में है, ठीक है, तीसरा में N, ठीक है, तो सबसे कम तीसरे वाले में है, ठीक है, तीसरा वाला A में। उसके बाद उससे ज्यादा किस में है, दूसरे वाले में है, CO2 में हर एक CO2 पे 2 ऑक्सीजन, तो 2 हो जाएगा, तो हमारा उसके बाद 3 के बाद 2 हो जाएगा। अब TbO2 दोनों में है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, हमारा P2O5 वाला आ जाएगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के जैसा 2.5 फास्फोरस एटम है, तो हमारा पहला वाला हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे समझ में, इंक्रीज ऑर्डर में सजाना है, तो हमारा 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम KClO3 इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आप इसको अति कर लेना, डी। देखो KClO3 का आपको पता है ना, रिएक्शन आपको याद है KClO3 का, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। KClO3 का अभी हम लोगों ने देखा था कि KClO3 को हीट करते थे तो हमें क्या मिलता था, KClO प्लस O2 मिलता था। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन आपको याद होगा, उस क्लास में हमने कराया भी था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्रेन्ड KClO3 MnO2 इन टेस्ट ट्यूब लेते हैं इसको, ठीक है, टेस्ट ट्यूब क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इसको लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर सीधे MnO2 भी थोड़ा सा लिख लेना, कैटालिस्ट का काम करता है। क्यों मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन के टेम्परेचर होने के टेम्परेचर को घटा देता है, जो कि काफी फायदेमंद है, ठीक है। तो ये अच्छा है कि ये कैटालिस्ट लेते हैं, इसीलिए MnO2 को क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के टेम्परेचर को घटाता है होने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिक्सचर लेते हैं KClO3 का, सेकंड, ठीक है, उस फर्स्ट स्टेप ये हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, ओपन एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब को प्लग विद कॉटन कर देते हैं, कॉटन से उस टेस्ट ट्यूब को प्लग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
5वां नंबर, द टेस्ट ट्यूब इज फिक्स्ड एट ए स्लैंटिंग पोजीशन, टेढ़ा करके रखते हैं। आप हो सकता है आपको पिक्चर भी याद हो, हमने सेकंड क्लास में इसको बताया भी था कि कैसे इसे बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, ठीक है पहला। उसके बाद 7वां क्या करते हैं, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कलेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से घुलता नहीं है, उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है वाटर में, हाँ स्लाइटली सोल्यूबल है, और वो वाटर से थोड़ा कम वेट का है। CO2 को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से नहीं गति कर सकते हैं क्योंकि CO2 ज्यादा भारी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोल्यूबल भी है ज्यादा, किसमें, वाटर में, ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। तो फिर साथ ये हमारा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब इज टेकन आउट, और उसके बाद बंसन बर्नर, जिसमें अब जिस बर्नर से हिट करते हैं उसको ऑफ कर देते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा था कि सबसे पहले कौन सा स्टेप करें, तो ये हमारा ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है 45 का। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर, हाइड्रोजन एंड सोल्युबिलिटी जो चैप्टर है, कौन सा, वाटर सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन एक चैप्टर है, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 उसको हम लोग करेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे, और लेवल 2 के इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, इसमें बहुत सारा अभी लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और उसको लिख के ही करेंगे। मैंने इसको लिखा नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ था, तो लेवल 2 को एक अलग कॉपी में या शीट पे लिख लेंगे और उसको करेंगे हम लोग। सो यहाँ पर हमारा ये चीज खत्म होता है, और आई होप कि इसका PDF तो नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि इसमें सारा तो यहीं पर हो गया है। तो अब यहाँ पर आई होप कि काफी कुछ समझ में आया होगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट हम लोग जरूर ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसको PDF में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ क्लास 9 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो